हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अंकिता। आज हम यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2010 के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले 30 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आप देखते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चक्रीय युक्ति का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है, परमात्मा ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया और मनुष्य ने परमात्मा को अपना रूप दिया। ऑप्शन बी है, परमात्मा धार्मिक ग्रंथों का स्रोत है और धार्मिक ग्रंथ परमात्मा संबंधी हमारे ज्ञान का स्रोत हैं। ऑप्शन सी है, कुछ भारतीय महान हैं क्योंकि भारत महान है। ऑप्शन डी है, राम महान है क्योंकि वह राम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा धार्मिक ग्रंथ का स्रोत है और धार्मिक ग्रंथ परमात्मा संबंधी हमारे ज्ञान का स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि ऑप्शन ए है, वह धार्मिक है, बी वह शिक्षित है, सी वह धनी है, डी वह विवेकी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह विवेकी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में है, नीचे दो कथन 1 और 2 दिए जा रहे हैं और उसके पश्चात दो निष्कर्ष ए और बी दिए जा रहे हैं। इन कथनों को सत्य मानते हुए निम्नलिखित में से तर्क की दृष्टि से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है? पहला कथन है हमारा, कुछ धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से सामान्यतः अच्छे हैं। सेकंड है, कुछ धार्मिक व्यक्ति विवेकी होते हैं। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या है? विवेक की दृष्टि से धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। बी है, गैर विवेकी धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 33 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, एक और ए और बी दोनों निष्कर्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निश्चितता है। ऑप्शन ए है, एक वस्तुगत तथ्य। ऑप्शन बी है, भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक। सी है, तार्किक। डी है, सात्विक। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और 36 इस दिए हुए डायग्राम से रिलेटेड हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नीचे दिए हुए रेखांकन डायग्राम पर आधारित है जिसमें ISP 3 चक्र हैं। इसमें से चक्र I भारतीयों के लिए, ठीक है, I भारतीयों के लिए, चक्र S वैज्ञानिकों के लिए और चक्र P राजनीतिज्ञों के लिए रखा गया है। इस चित्र में भिन्न क्षेत्रों को A से G तक दर्शाया गया है। चलिए ये डायग्राम तो हमें समझ में आ गया। I हमारा है भारतीयों के लिए, S है हमारा साइंटिस्ट और P है पॉलिटिशियन। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा, वह क्षेत्र जो ऐसे गैर वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राजनीतिक हैं। तो यहाँ पर हमारा 35 का आंसर हो जाएगा, गैर भारतीय वैज्ञानिक पूछे हैं तो गैर भारतीय वैज्ञानिक हमारे हो जाएंगे, ई वाला हो जाएगा और एफ वाला हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन में हमारा ई नहीं दिया है, एफ दिया हुआ है, तो एफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर भारतीय पूछे हैं मतलब भारतीय इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ठीक है, गैर भारतीय वो भी वैज्ञानिक पूछे हैं तो एफ और ई होगा, बट
ई यहाँ पे नहीं दिया है तो एफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन। वह क्षेत्र जो ऐसे राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, भारतीय भी, राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियंस का पूछ रहा है, और जो भारतीय भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारा देखो ए वाला जो है वो तीनों में कवर हो रहा है ना। ये क्या है, इंडियन भी हैं और क्या है, साइंटिस्ट भी हैं और ये पॉलिटिशियन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, नीचे किसी नगर की जनसंख्या को समय वर्ष के साथ ग्राफ के रूप में रेखांकित किया गया है। उपरोक्त रेखांकन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे रिलेटेड निष्कर्ष दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सत्य है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष इस डायग्राम के अकॉर्डिंग निकलता है। ऑप्शन ए है जनसंख्या घातीय रूप से बढ़ती है। ऑप्शन बी है जनसंख्या केंद्रीय ढंग से बढ़ती है। ऑप्शन सी है जनसंख्या प्रारंभ में रेखीय ढंग से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। ऑप्शन डी है जनसंख्या प्रारंभ में घातीय रूप से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे 37 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जनसंख्या घातीय रूप से यहाँ पे बढ़ रही है और बढ़ने के बाद, और वो भी ऊपर वाले ऑप्शन में रेखीय दिया हुआ है, देखिए है ना, रेखीय रूप से नहीं बढ़ रही है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट नहीं जा रही है बल्कि थोड़ा सा कर्व में लेके जा रही है। ठीक है, और ऊपर जाके स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या प्रारंभ में घातीय रूप से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे भी हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है, इससे रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 38, 39 एंड 40। चलिए देखते हैं इसमें डायग्राम में, नीचे चार्ट में लकड़ी के लट्ठों की कीमत को प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिखाया गया है और प्लाईवुड एवं आरा लकड़ी की कीमत को प्रति टन के हिसाब से। चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 38, 39, 40 का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस चार्ट को देख लीजिए, इसमें तीन चीज़ों को दर्शाया गया है, प्लाईवुड, आरा लकड़ी और लट्ठा। ठीक है, इन सभी के अलग अलग, ये हमारे अलग अलग तरीके से इनको इनके साइन भी बना दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कौन सा हमारा प्लाईवुड का है, कौन सा आरा लकड़ी का है और कौन सा लट्ठे का है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस उत्पादन की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशतता देखने में आई है? आरा लकड़ी की, प्लाईवुड की, लट्ठे की या इनमें से कोई नहीं की। ठीक है, इसमें ये बताना है पिछले वर्ष के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशतता। तो आपको साफ इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको साफ इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा आरा लकड़ी है, ये जो सेंटर वाला है, ठीक है, आरा लकड़ी, इसमें देखिए, इसमें क्या है, तीनों बार इसमें बढ़ा है। इसकी जो उत्पादन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बाकी सब में से किसी में ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम कंटिन्यूसली तीनों टाइम बढ़ा हो। तो यहाँ पे साफ के साफ दिखाई दे रहा है, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साफ इसमें तीनों बार ऊपर इंक्रीज हो रहा है, अधिक हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आरा लकड़ी। 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए, लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी पूछी है ना।
तो यहाँ पे देखिए लकड़ी का लट्ठा हमारा सबसे ऊपर वाला है, ऊपर वाला का हमारा देखिए सबसे बढ़ोतरी इसमें भी आप वैसे ही देख के कर सकते हैं। बढ़ोतरी क्या है, सबसे ज़्यादा 21 तक हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, है ना, 21 नहीं दिया हुआ है तो हम 20 आंसर लगा देंगे, ठीक है। 20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष में प्रथम 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है और तृतीय उत्पाद की कीमत में वृद्धि कब हुई? यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखिए इसमें 2002 जहाँ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा जो प्लाईवुड है उससे 2001 से 2 में वृद्धि हो रही है, और ऐसे ही हमारा सेकंड वाला आरा लकड़ी में भी वृद्धि हो रही है और लट्ठे में भी वृद्धि हो रही है। तो 2002 में तीनों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2002। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है, इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत कौन सा है? ए है नेशनल सैंपल सर्वे, बी है कृषि संबंधी आंकड़े, सी है जनगणना और डी है आवश्यक आंकड़े। तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सामान्य बंटन का अनुसरण करने वाले एक वृहद यादृच्छिक आंकड़ों के समुच्चय में माध्य प्लस माइनस मानक विचलन के विस्तार में आंकड़ा बिंदु की संख्या का संपूर्ण आंकड़ा बिंदु की संख्या के साथ अनुपात प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर ए 50%, 67%, 97%, 47%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी 67% हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? 2, 8, 10, 16। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः 8 संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो यहाँ पे हमारा 44 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 23 का पूछा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 23 को इस तरीके से। सबसे पहले 2 से जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर नेक्स्ट दोबारा 2 से देंगे, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। फिर से हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर दोबारा से 2 से देंगे, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, 2 से जाएगा, फिर से हमारा रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब हम क्या है दोबारा 2 से देंगे और तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 से जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसको किस तरीके से लिखेंगे? 1 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 1 0 1 इस तरीके से लिखेंगे। और इस तरीके का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 45 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? गूगल, विंडोज़, लाइनेक्स, मैक। 46 का ए हो जाएगा। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं 47। एक कंप्यूटर अपने डेटा को कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है। ऑप्शन ए है CPU, बी है मेमोरी, सी है हार्ड डिस्क, डी है फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है। ऑप्शन ए है ईमेल एड्रेस, बी है स्ट्रीट एड्रेस, सी है IP एड्रेस, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 48 का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान उसका IP एड्रेस होता है। ठीक है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है। ऑप्शन ए है किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचना का प्रसार। ऑप्शन बी है केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना। ऑप्शन सी है लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है। जल प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, भूवैज्ञानिक प्रकोप, भू रासायनिक प्रकोप। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जल मौसमी प्रकोप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। डायोक्सिन किससे उत्सर्जित होता है। बंजर धरती से, बिजली यंत्र से, चीनी के कारखाने या प्लास्टिक दहन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक दहन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया है। ऑप्शन ए है सामाजिक वन कार्यक्रम, ऑप्शन बी है स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ऑप्शन सी है भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन डी है पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम। 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सामाजिक वन कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 है निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी है मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 52 का भी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं यहाँ पर। ए अभिकथन है संसार में सामग्री रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है। तर्क आर है संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ए सही है, आर सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए सही है, आर सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, आर सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। फर्स्ट है भूमि की नमी, सेकंड है वन अग्नि, थर्ड है बायो डाइवर्सिटी जैव विविधता, फोर्थ है भूमिगत जल।
कोड के आधार पर सही युग्म की पहचान कीजिए। कोड ए दे रखा है 1 और 3, बी है 1 2 3, सी है 1 3 4, डी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 55 का करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। ठीक है, यानी भूमि की नमी, वन अग्नि और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद NAAC, राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA से इन बातों से भिन्न है। ऑप्शन ए है दोनों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में समानता होते हुए भी प्रयासों में दोहरापन है। ऑप्शन बी है एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है तथा दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण। सी है NBA अथवा NAAC से एक बार अधिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात संस्था को कोटि के नवीनीकरण कराने से स्वतंत्र है। यह एक प्रगतिशील निर्णय नहीं है। ऑप्शन डी है यह अधिस्वीकृति संबंधित संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों की स्वीकृति के समान है। तो यहाँ पे हमारा 56 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। NBA अथवा NAAC से एक बार अधिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात संस्था को कोटि के नवीनीकरण कराने से स्वतंत्र है। यह एक प्रगतिशील निर्णय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है हमें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से सामान्यतः शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी है शिक्षा एवं केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल CABE की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी। ऑप्शन डी है भारत में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा 57 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल CABE की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी है यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी है इसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी है इसे 2008 से बनाया जाता है। तो यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में हमारे संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं। सूची सेकंड में संस्थाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद कौन सी संस्था के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये देखते हैं।
ये हमारा यहाँ पे इसके कोड भी दिए हुए हैं। आंसर देख लेते हैं। पहले हमारा 59 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुच्छेद 280 हमारा हो जाएगा 1 से, है ना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 324 हो जाएगा हमारा भारत का निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 323 हो जाएगा संघीय स्तर पर वित्तीय आयोग से। और अनुच्छेद 315 हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग से। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मान्यत विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनमें डिग्री प्रदान करना। ऑप्शन बी है किसी उच्च शिक्षा के संस्थान को समृद्ध करना। ऑप्शन सी है यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेश में कैंपस खोलना। ऑप्शन डी है दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेशों में कैंपस खोलना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हमारा हो जाएगा।